स्वागत है दोस्तों आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI में। कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बाहर के एग्ज़ाम के लिए आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में हम आप लोगों को मैथ के जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है सभी ट्रेड वालों के लिए कॉमन है। क्योंकि जो आपका फर्स्ट स्टेज है उसमें आपको पता ही होगा कि जो आपका सिलेबस आपको अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको हम बता दें कि जो आपका 50 नंबर का जो आपका फर्स्ट स्टेज है, इसमें आपको 20 नंबर की जो मैथ है यह आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो मैथ होता है वो आपको पता ही है प्रैक्टिस पे होता है। तो अगर आपका जो 30 नंबर साइंस और GK GS है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कहाँ से आएगा, लेकिन मैथ का तो गारंटी है कि मैथ का जो सिलेबस है वहीं से आएगा। ऐसे में हम लोग जब तक हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम आप लोगों को डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, क्योंकि पिछले एग्जाम जो बार किए हुए थे उसमें ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन आए थे, जो आप लोग इसको पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आए थे, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। यानी कोई परीक्षा है, उसमें क्या हुआ, विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 36% अंक चाहिए। इसके बाद बोल रहा है कि 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है। पहले देखिए, मैथ के सवाल जो होते हैं पहले इसको 1-2 बार पढ़ा जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाता है कि उसको सवाल कह क्या रहा है, उसके बाद उस पर आगे बढ़ा जाता है। चलिए, पहले मैंने बोला है कि 36% अंक क्या चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। तो अगर विद्यार्थी को 36% अगर अंक मिल जाता है तो विद्यार्थी क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है। और एक विद्यार्थी क्या करता है, 190 अंक प्राप्त करता है, प्राप्त करने के बाद 35 अंकों से फेल हो जाता है। यानी पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, अगर 35 मिल जाता है, यानी जो उसके नंबर पाया उसमें अगर 35 जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। अब देखिए, 36% अंक पाने वाला व्यक्ति क्या होता है, पास होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 190 अंक पाया और 35 अंकों से फेल हुआ, यानी 35 अंक उसके नंबर में हम अगर जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है हमारा, इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, पास दोनों, देखिए दोनों साइड क्या है, इधर की सेम है, यानी इधर की भी साइड क्या होगी, आपस में सेम होगी। यानी 36% इक्वल टू जो हमारा निकल कर आएगा वो हमारा 190 और 35 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब देखिए, 36% बराबर 225, तो उसमें परीक्षा का पूर्णांक कितना है, पूर्णांक का मतलब हमें 100% ज्ञात करना है। तो 36% बराबर इतना आता है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 225 बटा के 36 हो जाएगा हमारा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स। चलिए, इसके बाद हम 100% कर देते हैं, इसी पे क्या कर देते हैं, 100%। 1% बराबर इतना हो गया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 225 नीचे क्या हो जाएगा 36 और गुणे हमारा 100 हो जाएगा। इसको आप लोग हल करेंगे तो 100% बराबर जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा 625 होगा। इसको आप लोग हल करके देख लीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 625। यानी हमारा जो 625 आया ये हमारा क्या आया, परीक्षा का पूर्णांक निकल कर आया। आप लोगों को आशा कर रहा हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर परीक्षा से संबंधित सवाल पूछता है आप लोग इसी कॉन्सेप्ट पे लगाइए और सभी सवाल लग जाएंगे, और इसी लेवल के सवाल आपको आने की उम्मीद भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल जो फ्रेंड्स हमारा है यह बोल रहा है कि किसी वस्तु को 72 में बेचने पर, किसी वस्तु को 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी किसी वस्तु को अगर 72 में बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि 90% बराबर क्या हमारा हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी 10% की हानि, यानी 90% जो हमारा होगा, 90% बराबर क्या हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य। यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 90%। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो हमारा 90% है, तो सेलिंग प्राइस हमारा है कितना, सेलिंग प्राइस जो हमारा है, विक्रय मूल्य हुआ कितना है, 72 रुपये। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस 72 रुपये हमारा हो गया। अब बोल रहा है हमें कि इसे 5% का लाभ प्राप्त करना है, तो
तो यानी हमें 105% ज्ञात करना है। तो 105% से पहले हम लोग इसका 1% निकाल लेते हैं, उससे हमें क्या निकल जाएगा, 105% निकल जाएगा। तो इसका जब हम 1% निकालते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये 72 है, ये 90 हमारा नीचे चला आएगा। ठीक, अब हमारा कितना निकल गया, 1%। जब हम किसी का 1% निकाल लिए हैं तो 105% आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 5% का लाभ हो रहा है। हमारा जो क्रय मूल्य होता है उसको हमेशा हम लोग 100 मानते हैं। 100 में हमें क्या हुआ, 10% की हानि हुई, यानी 90% बराबर जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया है, वहाँ से हमारा 1% निकल गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका हम 105% निकालते हैं। 1% पता है तो हम अगर 105% अगर करते हैं यहाँ से, 105% बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 72 ऊपर रहेगा, ये 90 है तो पहले से ही है, यहाँ पे हमारा क्या चला आएगा, 105। इतना तो आपको पता ही होगा कैलकुलेशन। इसके बाद जब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा 105% का जो हमारा ये 84 आ जाएगा। ठीक है, यानी उसकी जो विक्रय मूल्य होगा हमारा, जो सेलिंग प्राइस होगा, वह क्या होगा, जब उसे लाभ प्राप्त करना होगा तो वो इस वस्तु को कितने में बेचेगा, 84 रुपये में बेचेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, तो अगला सवाल है जो फ्रेंड्स, ये हमारा बोल रहा है, हमारा क्या कह रहा है, बोला किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के 2 क्रमिक बट्टे देता है, वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपये है, हमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला हमारा होता है, सेलिंग प्राइस बराबर जो हमारा होता है मार्क प्राइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस हमारा छूट होती है, क्या होती है हमारा 100 माइनस छूट होती है। ठीक है, फिर इसके बटा में हम लोग क्या करते हैं, फिर 100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेम इसी फार्मूले पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। हमें क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा ही है। इसके बाद हमें मेन प्राइस दे दिया गया है, तो मेन प्राइस दे दिया गया हमारा 80 है। उसके बाद देखिए 100 माइनस छूट, हम क्या बोले हैं कि ये 5% की जो छूट दे रहा है, क्रमिक दे रहा है, बट्टा दे रहा है, उसी को छूट बोलते हैं, बट्टे को। तो पहले 5% फिर 5%, क्योंकि बोल रहा है इसमें दो क्रमिक बट्टे देता है। पहला 5% करेंगे, अगर 100 माइनस 5 करेंगे तो हमारा 95 अपन किया जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरह अगर अगले पे हम लोग करते हैं तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 95 अपन 100 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, 2 क्रमिक छूटे दिया। अब अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो दोस्तों हमारा 72.50 आएगा। इतना काम आपका है। ठीक है, इसको हल करके आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा क्या आएगा, इतना आंसर आएगा। क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन तो नहीं बता पाएगा कोई, बस आपको हम यहाँ पे कंसेप्ट बता रहे हैं, किस फार्मूले बता रहे हैं, और इसी लेवल के सवाल आएंगे। आपको रिवीजन के लिए काफ़ी मदद देगा ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला हमारा जो सवाल है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट सवाल है। बोल रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें यह इतना रुपया जो हो जाएगा, ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें मिश्र धन दिया गया है, ये हमें समय दिया गया है। ध्यान से देखिए, ये हमारा दर दी गई है, जो 8% दर दी गई है। हमें यहाँ पे मूलधन का पता ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हमें जो पूछ रहा है हमारा कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन, यानी हमें यहाँ पे सीधा मूलधन की बात की जा रही है। तो मूलधन की बात की जा रही है तो हमको पता है कि मूलधन बराबर जो एक फार्मूला हमारा होता है मिश्र धन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बराबर क्या फार्मूला होता है, ए बराबर साधारण ब्याज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसआई प्लस मूलधन। ठीक है, कि जो हमारा मिश्र धन होगा वह जो हमारा मूलधन होगा उस पर जो ब्याज लगेगा उसको हम लोग जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, मिश्र धन निकल के आएगा। आपको पता ही है जो हमारा मूलधन होता है वो हमारी राशि होती है, उस पर जो ब्याज लगता है उसको जब जोड़ कर जब हम लास्ट में किसी को ब्याज को क्या करते हैं, ब्याज सहित जब किसी को लौटाते हैं तो वो हमारा मिश्र धन होता है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो आगे क्या बोल रहा है इसमें, इसी पे हम लोग रख देते हैं, इसको इसी पे क्या करते हैं, रख देते हैं। और एक को आपको फार्मूला पता ही होगा एसआई वाला, जो एसआई का जो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, यह जो हमारा है PRT, या इसको नोट कर लीजिए। यह फार्मूला आपको हर जगह हर सवाल में कहीं न कहीं इसका यूज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा, यह है सिंपल इंटरेस्ट का। तो ए बराबर जो हमारा है, जो हमारा दे दिया गया है आपको 6,600 रुपये दिया गया है। उसके बाद एसआई की जगह पे यही फार्मूला लगाएंगे। ये हमारा क्या दर्शाएगा, पी मूलधन दर्शाएगा, आर क्या समय आर हमारा जो ब्याज की दर दर्शाएगा, टी समय दर्शाएगा। ठीक है, तो एसआई की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, PRT। तो पी हमें पता नहीं है,
इसलिए हम पी बराबर क्या मानते हैं, पी बराबर एक्स मानते हैं, यानी जो हमारा मूलधन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। आर बराबर जो हमारा वार्षिक दर है जो हमारा 8 है। उसके बाद क्या हमारा समय कितना लग रहा है, 4 वर्ष का समय लग रहा है। फिर उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। और प्लस पी, यानी प्लस इसमें मूलधन भी क्या करना है, इसमें ऐड करना है। इस प्रकार पूरे जो हमारा है इसी पे हमने रख दिया। अब इसी को हल करने के बाद हमें जो x की वैल्यू आएगी, जो हमें मूलधन पूछा गया है, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा मूलधन निकल जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के बाद ये हमारा जो हो जाएगा, इधर तो ये रहेगा ये, जब इसको आप लोग हल करेंगे तो यह 132x/100 आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो x को इधर पर रहने देंगे, कि हमें x की वैल्यू ही पता करना है। ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 132। इस प्रकार जब x बराबर जब हम लोग करेंगे तो हमारा 5000 निकल कर आएगा। और ये जो हमारा 5000 निकल कर आया है, ये हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है। ऐसे ही सवाल आपको इसी लेवल के सवाल मिलेंगे, ज़्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं मिलेंगे। बस आप लोगों के पास समय कम है, बस प्रैक्टिस करिए, इससे ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि 8000 को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेदित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज की वार्षिक दर पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें जो 8000 रुपया जो दिया गया हमारा, यह हमारा क्या हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। जो हमारा मूलधन है कितना रुपया हो गया, हमारा 8000 रुपये। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमारा जो CI दिया गया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है हमारा, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये जो हमारा दिया गया है 1261 रुपये दिया गया है। ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है। जो कि हमारा ए बराबर क्या होगा, जब इसको हम लोग जोड़ देंगे, जो मिश्र धन में क्या करते हैं, जो अमाउंट हमारा होता है उसमें क्या करते हैं, जो जोड़ देंगे। ठीक है। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट उसको जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा 9261 रुपये आएगा। अब इसके बाद हमें पूछा क्या है, पहले इसको देखिए, हमें ब्याज की दर पूछा है। ठीक है। ब्याज की दर पूछा है तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा। जो फार्मूला हमारा है, ए बराबर P1 + R/100 के पावर n। यह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत फेमस फार्मूला है। इसी फार्मूले पे लगभग सवाल आपके लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ए क्यों ज्ञात किया, क्योंकि हमें यहाँ पे ए रखना है और हमें यहाँ पे P पहले से पता ही था, हमें ये यहाँ पे रखना है। ए मिल गया, P मिल गया, हमें n का मान भी दिया गया है यहाँ पे 3 वर्ष। ठीक है। हमें R का मान पता करना है, ब्याज की दर पता करना है। बस इसी फार्मूले पे हम रख देंगे और हमें ब्याज की दर मिल जाएगी। ए बराबर हम क्या रखते हैं, यहाँ पे ए का मान जो दिया गया है वो रख देते हैं। P का भी मान यहाँ पे दिया गया है, उसको रख देते हैं, जो कि 8000 है। उसके बाद 1 + R का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, जो ब्याज की दर पूछा गया है यहाँ पे, और n का मान जो हमारा 3 दिया गया है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पर हम लोग, ये हमारा 9261, ये हमारा नीचे क्या चला आएगा, 8000 जो कि हमारा नीचे चला आएगा। इसके बाद यहाँ पे बचेगा 1 + R/100 की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा 9261 है, ये हमारा 21 का क्यूब है, और ये हमारा जो 8000 ये 20 का क्यूब है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 21/20। इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। इधर से हमारा जो 1 + R/100 के पावर क्या है, क्यूब है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ की क्यूब क्या है, सेम है, यानी क्यूब हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हट जाएगी। तो बचेगा जो हमारा 21/20 बचेगा, और इधर 1 + R/100 बचेगा। ध्यान से देखिए इसको। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यह जो हमारा 1 इधर चला आएगा, जब 1 इधर आएगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जब इधर आएगा तो हमारा 1/20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/20 = R/100। और फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इतना हमारा आ गया। अभी यहाँ से R की वैल्यू पता करना है, तो हमारा R बराबर क्या हो जाएगा, यह 100 यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 इधर चला जाएगा। तो यहाँ से 20 से जब इसको करेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। जो कि हमें ब्याज की दर जो पूछा गया था, वो हमें ब्याज की दर क्या आ गया, R बराबर 5 आ गया। ठीक है। R बराबर जो होगा हमारा 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, A B तथा C मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। A तथा B मिलकर उसे 50 मिनट में पूरा करते हैं, तो C अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि A
और बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने मिनट में करते हैं? 30 मिनट में करते हैं। अब उसके बाद आगे बोला गया है कि ए तथा बी उसको कितने मिनट में कर रहे हैं? ए और बी जो कर रहे हैं हमारा, वो कर रहे हैं हमारे 50 मिनट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क का मतलब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इन दोनों का हमारा जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 150। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, 150 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अब हमें इधर इनकी कार्य क्षमता मिल जाएगी। जब हम टोटल वर्क से इसमें डिवाइड कर देंगे तो इनकी क्या मिल जाएगी? कार्य क्षमता मिल जाएगी। यानी इसकी 5 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी। यानी ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता हमारी निकल के आएगी वो हमारा 5 हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा ए और बी की जो कार्य क्षमता आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर कार्य समय से सवाल के अगर ऐसे सवाल पूछता है तो आप लोग इसी कॉन्सेप्ट पे लगाइएगा, आपके सवाल आसानी से लग जाएंगे। चलिए, इसके बाद हमें पूछा क्या गया है कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। इसका मतलब हमें सी की कार्य क्षमता पता करनी है। जब ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 5 है और ए और बी की कार्य क्षमता 3 है, जब इसमें से हम ए और बी की कार्य क्षमता जब टोटल में से घटा देंगे, जो हमारी सी की कार्य क्षमता निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी? 2 निकल कर आ जाएगी। अब अगर कार्य क्षमता में से टोटल वर्क में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा समय निकल कर आ जाएगा। यानी जो सी जो वर्क करेगा कार्य वह हमारा कितने दिन में करेगा? यानी 150/2 कर देते हैं, हमारा 75 आ जाएगा। 75 मिनट में जो हमारा सी क्या करेगा? इस कार्य को कंप्लीट करेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग लगाइएगा। कार्य समय के सवाल कोई भी सवाल रहेगा इसी कॉन्सेप्ट पे लग जाएगा और इसी लेवल के सवाल आपको आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। देखिए जो पीछे सवाल अभी हम लोग डिस्कस किए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी सवाल लग जाएगा हमारा। बोला ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जाता है, यानी ए है जो 9 मिनट में क्या कर रहा है? एक टंकी को भर रहा है। इसके बाद बोल रहा है इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी नल बी के द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा इसकी बात की जा रही है। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जब नल ए और बी दोनों साथ साथ खुले हों। यानी नल ए जो हमारा क्या कर रहा है? भर रहा है, और नल बी क्या कर रहा है? उसे खाली कर रहा है। यहाँ पे एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? विपरीत चिन्ह लगाएंगे, यानी माइनस का ए माइनस बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे भर रहा है और एक खाली कर रहा है। अगर दोनों भरते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता हम लोग क्या करते हैं? दोनों का वर्क हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा? ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, यानी इसको घटा देंगे, जो कि हमारा कितना समय लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है। इसके बाद अगर हम इसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा जो हमारा 90 आएगा। 90 में फिर इसमें हम लोग 9 से अगर डिवाइड करेंगे 90 में तो इधर हमारा 10 आ जाएगा। यानी ए की कार्य क्षमता 10 आ गई और ए माइनस बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अब पूछा क्या है हमें कि बी के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। अब हमें बी की कार्य क्षमता पता करना है। जब ए की कार्य क्षमता 9 है और ए माइनस बी की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता 10 है और ए माइनस बी की कितनी है? 9 है। यानी ए माइनस बी की जो कार्य क्षमता हमारी 9 है और ए का हमें दे दिया है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 9, बी उधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 10 माइनस 9 करेंगे तो हमारी बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? 1। यानी बी की कार्य क्षमता 1 आ गई। अभी हमें इसकी कार्य क्षमता निकली है। अब कार्य क्षमता में से अगर हम टोटल वर्क में अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? समय निकल जाता है। यहाँ से हमारा बी से अगर 90 में अगर हम लोग क्या करेंगे? बी के खाली होने में कितना समय लगेगा? बी के खाली होने में कितना समय लगेगा? तो 90/1 करते हैं, यानी हमारा बी को खाली होने में कितने समय लगेंगे? 90 मिनट का समय लग जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? इस सवाल को भी जैसे पीछे हम लोग कार्य समय का सवाल जो लगाए हैं उसी तरह अगर नल और टंकी से अगर सवाल आपको पूछता है तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या कर लेंगे? आप लोग लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह बोल रहा है एक व्यक्ति ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा निश्चित दूरी तय करता है। यानी एक व्यक्ति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली रेलगाड़ी जो है उससे एक निश्चित दूरी तय कर रहा है। ठीक, वही बोल रहा है वही दूरी वो वापसी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर तय करता है। यानी मान लीजिए दूरी क्या है हमारी? यक्स है। टोटल दूरी हम यक्स मान लेते हैं। एक बार क्या गया है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, यानी ट्रेन में बैठ गया, यानी उसकी भी गति वही रही होगी 40 किलोमीटर, और वापस जो आया है 8 किलोमीटर आया है। अब बोल रहा है टोटल पूरी यात्रा में 12 घंटे का उसको समय लग रहे हैं, तो एक तरफ की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जब वो ट्रेन से गया है, उसके हम क्या मान लेते हैं? T1 मान लेते हैं। जब वो ट्रेन से गया है तो हमारा समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूरी बटा 4। तो पहली हमारी दूरी क्या माने? हम लोग यक्स माने हैं। पहली दूरी जो एक तरफ की दूरी हमको यक्स माने हैं, तो हमारी जो दूरी यक्स हुई 4 जो ट्रेन से चला गया वो 40 है। यानी जो T1 हमारा निकल के आ गया वो x/40 आ गया।
इनसे अगर हम T2 निकाल देते हैं, T2 का मतलब जब वह पैदल चल के आया, जब वो रिटर्निंग आया है उधर से, तो यहाँ पे दूरी तो वही रहेगी क्योंकि उसी चाल को आ रहा है दोबारा लौट कर। और हमारा समय क्या लग रहा है, हमारा 8 किलोमीटर, यानी T1 और T2 हमें निकल के आ गया। अब देखिए हमने T1 और T2 क्यों निकाला है, ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें टोटल दूरी पता है, जो 12 घंटे पूरी यात्रा में उसे कितने घंटे का समय लगता है, 12 घंटे का लगता है। यानी अगर हम T1 और T2 अगर जोड़ देते हैं तो हमारा कुल समय के बराबर आ जाएगा। यानी x बाई अगर 40 और प्लस x बाई 8 करके अगर हम लोग इसको क्या कर देंगे, 12 के बराबर कर देंगे, तो 12 हमें दिया गया है 12, यानी टोटल 12 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से आप लोग अगर एलसीएम लेंगे 40 आएगा, और इसको जब आप लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, आपका x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5x आ जाएगा, और इधर तो आपका 12 रहेगा ही। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा 6x हो जाएगा, 6x बाई 40 हो जाएगा, और इधर 12 हो जाएगा, इधर 6x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 12 इंटू 40। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 12 इंटू 40 बाई 6, यहाँ 6 से आप लोग 12 हो जाएगा, यानी 40 दूनी 80, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर की जो x की मान क्या आ गया 80 किलोमीटर, यानी वही एक तरफ की दूरी पूछा है तो 80 किलोमीटर। अगर दोनों तरफ की दूरी की बात करता तो 80 को क्या कर देते हैं आप लोग, दोगुना कर देते हैं। इस प्रकार आप लोग इसको आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह बोल रहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहता है। इसमें जो हमारा लघुत्तम संख्या की बात किया गया है, यानी कि हमें क्या करना होगा, पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इनका अंतर कितना आ रहा है। जो संख्याएं हमें दी गई हैं 12, 18 और 36 और 45, इसका अंतर कितना आता है पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। इसके बाद नीचे ये संख्या दी गई है 8, 32, 8, 14, फिर 32 दिया गया है, और फिर 41 दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो इसका अंतर आ रहा है आप लोगों को बता दें, ये 4, 4 और 4 देख लीजिए घटाकर, सब में प्रत्येक दशा में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 4 हमारा आ रहा है, पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लघुत्तम संख्या की बात कर रहा है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, यानी 12 का, 18 का, 36 का और 45 का हम लोग पहले यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम देखिए क्या निकल के आता है, यहाँ पे 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 9 18, फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे 45 आप लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। आगे इसी तरह इसी स्टेप में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 उतार देंगे, फिर यहाँ 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पे 45 उतार देंगे। आगे हमारा हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये भी 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 3, 3 5 15। आगे हमारा क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15। आगे जब करेंगे 5 से तो हमारा क्या हो जाएगा, सब 1 1 आ जाएगा। तो जो एलसीएम हमारा निकल के आया है, जो एलसीएम आपका निकल के आ रहा है वो हमारा 2 2 4, 3 12 हो जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 180 आता है एलसीएम। तो इसमें बात क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक दशा में जो शेष बच रहा है हमारा 4, जो हमारा घटाने पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो हमें प्रत्येक दशा में 8, 14, 32 और 41 शेष चाहिए, ठीक है। यानी हम 4 को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 176। अगर यहीं पे बात करता कि प्रत्येक दशा में अगर 4 शेषफल बचे तो हम लोग क्या करते हैं 4 को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, अलग अलग नंबर बोला गया है। अगर इस तरह बात करें आपको तो क्या करेंगे आप लोग, इसी तरह सेम सवाल को कर ले जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने की फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 के शेषफल देती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे पहले हम लोग इनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं, जो क्रमशः दिया गया, यानी पहले नंबर से पहले वाले का अंतर ज्ञात करेंगे। यानी यहाँ पे 411, 684 और यहाँ पे हमारा 821 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 3, 4 और 5, जब इनका हम लोग अंतर ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए पहले वाले में आ जाएगा 408 आ जाएगा पहले वाले में, दूसरे वाले में जो हमारा आएगा 680 आ जाएगा, इसके बाद तीसरे वाले में जो हमारा आ जाएगा 816 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन्हीं तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेना है। जब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कर रहे हैं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ आपको पता ही होगा, 2 मेथड से निकालते हैं हम लोग, डिवीजन मेथड से निकालते हैं
इसमें काफ़ी आसानी होती है। तो इसमें 680 पहले करेंगे, ठीक है। पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर में बीच वाले में, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे बड़े नंबर में करेंगे। यहाँ पे 1 बार करेंगे हम लोग, तो हमारे यहाँ पे 400 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 408 आया, इसको जब माइनस करेंगे 272 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर होता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको आगे ले लेते हैं। अब फिर इसको जब डिवाइड करेंगे ये 1 बार जाएगा। यहाँ पे हमारा 272 बार 1 बार जब ले जाते हैं तो यहाँ पे हमारा 136 आ जाएगा। अब यहाँ पे 136 क्या करते हैं, 272 क्या करते हैं, 272 को क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। 272 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, यानी 2 बार में यह क्या जा रहा है, टोटल कट जा रहा है। अब हमारा यहाँ पे तो ये कट गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसी जो नंबर बचा हुआ है हमारा 136, इसमें हम लोग 816 में करते हैं। जब इसमें 816 में करेंगे, ये 6 बार में क्या हो जाएगा, टोटल कट जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो जो हमारा एचसीएफ निकल के आ रहा है यहाँ पे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा 136 निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हो जाएगा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी क्या हो जाएगी, 136 हो जाएगी। ऐसे सवालों को इस प्रकार आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका दो संख्याएं दी गई A/B, इसका जो हमारा रेशियो दिया गया है 3:7 दिया गया है। मान लेते हैं, माना हमारा A बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और B बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 7x हो जाएगा। चलिए, तो बोला इनका गुणनफल यानी 3x और 7x का, 3x का अगर 7x का अगर हम लोग गुणनफल करते हैं तो हमारा 1344 आ जाएगा। ये हमारा क्या आया, गुणनफल आया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो 1344 आया है इसका हम लोग x² करते हैं। यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा, एक यहाँ पे x² हो जाएगा, x मिल के x², जो हमारा 21 आएगा 7 3 21, इससे डिवाइड करते हैं तो जो हमारा x² बराबर क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे जो x² बराबर क्या निकल के आएगा, 64। और जो 64 आपको पता ही है ये हमारा 8 का वर्ग है। तो 8 का वर्ग यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर निकल के आया है वो 8 आया, x का मान आया। अब दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो पहली संख्या हमारी क्या है, a बराबर 3x है, a बराबर 3x क्या हो जाएगा, हमारा 8 3 24 हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो b का मान आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 8 7 56, यानी 56 हो गया। अब इनका योगफल पूछा, इन दोनों क्या कर दें हम लोग, जोड़ दें। जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 80 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 80। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है और अपनी औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। 21वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, यानी 20वीं पारी तक मान लीजिए 20वीं पारी तक, वो 21वीं की बात कर रहा है। तो 20वीं पारी तक जो बल्लेबाज का औसत कितना था, x था, ठीक है। तो मान लीजिए 20वीं पारी तक उसने रन कितना बनाया, तो आपको पता है कि जो टोटल हमें औसत में क्या कर देंगे, जितनी पारी दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रन पता चल जाएगा। यानी 20वीं पारी तक खिलाड़ी द्वारा जो रन बनाए गए, कितने रन बनाया गया, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x क्या बनाया, रन बनाया। अब आगे क्या बात कर रहा है कि 21वीं पारी की बात किया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 20वीं पारी तक कितना था, 20x था रन, उसमें जब 84 रन क्या कर दें हम लोग, जोड़ दें। कौन सी पारी की, 21वीं पारी के। जब 84 रन हम लोग जोड़ दिए तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह क्या कर रहा है, 2 रनों की औसत वृद्धि हो जाती है। तो मान लीजिए उसकी अब 21वीं पारी में जो रन x होना चाहिए, x का होना चाहिए था, वो अब क्या हो गया, +2 की उसमें क्या हो गई, औसत में वृद्धि हो गई। पहले तो औसत x था, अब क्या हो गया, 2 की वृद्धि हो गई, यानी x + 2 हो गया। यहाँ से हमें x की मान क्या पता चल जाएगा, x पारी तक जो औसत था वो पता चल जाएगा, ठीक है, औसत रन। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारा 20x हो जाएगा, +84 हो जाएगा, यहाँ पे 21x और +2 × 2 2 2 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर चलते हैं तो इधर x हो जाएगा, 21x और इधर 20x जाएगा, x हो जाएगा। 84 में से अगर 42 घटाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 42 दूनी 84 होता है। यानी x की वैल्यू क्या आई, हमें 42 आ गई। हमसे पूछा क्या गया है कि 21वीं पारी के बाद उसका औसत, यानी 20वीं पारी तक उसका औसत अगर x है यानी 42 है,
21वीं पारी में 2 औसत की वृद्धि हो रही है, 2 औसत रन की, यानी 2 इसमें जोड़ देंगे, यानी 21वीं पारी तक क्या हो जाएगा उसका रन 44 औसत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 120 मीटर और 200 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफार्म और एक पुल को क्रमशः 8 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? यह सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखिए पहले बात क्या कह रहा है इसमें, पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरी दूरी लंबाई लेते हैं, इसमें से मानते हैं यहाँ तक क्या है, ये ट्रेन है, यहाँ तक समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन है, यहाँ तक मान लीजिए हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या प्लेटफार्म है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है प्लेटफार्म है, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मानते हैं, पुल मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है पुल है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें पहले बोल रहा है कि यह ट्रेन 8 सेकेंड में किसको पार कर रही है, ये जो 8 सेकेंड का समय ले रही है यह किसको, प्लेटफार्म को पार करने में, और पुल को पार करने में ये 12 सेकेंड का समय ले रही है। तो इसके हम लोग चाल ज्ञात कर सकते हैं, और दोनों चाल पहले हम लोग इसकी ज्ञात करते हैं। तो चाल ज्ञात करने के लिए माना ट्रेन की लंबाई क्या है, यल है, हम ट्रेन की लंबाई यल मान लेते हैं। तो रेल की चाल क्या हो जाएगी, कब रेल की चाल, जब वह प्लेटफार्म को क्या करे, पार करे, जब प्लेटफार्म को पार करे, यानी यहाँ से जब यहाँ तक दूरी तय करें तब हम रेल की चाल ज्ञात करते हैं। तो रेल की चाल जो हमारी भी बराबर क्या हो जाएगी, आपको पता होगा कि जब ट्रेन कोई किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्या करती है, तय करती है। लेकिन वहीं पे अगर किसी प्लेटफार्म को पार करें या किसी पुल को पार करें तो वहाँ पे जो टोटल लंबाई हमारी होती है वह ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई, इसको क्या कह दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे खंभे की बात तो की नहीं गई है या किसी व्यक्ति की बात भी नहीं की गई है, यहाँ पे प्लेटफार्म की बात की जा रही है। तो जो दूरी तय करेगी वो रेलगाड़ी, और टोटल दूरी हमारी जो प्लेटफार्म की दूरी हो जाएगी और रेल की दूरी हो जाएगी। तो रेल की दूरी हमने यल माना है और प्लेटफार्म की दूरी हमारी क्या है 120 मीटर है। और यहाँ पे टोटल समय कितना लग रहा है, 8 सेकेंड का समय लग रहा है। यहाँ पे इक्वेशन हमारा एक बन जाता है। और दूसरी स्थिति में क्या होता है, हमारी रेलगाड़ी यहाँ V1 मान लेते हैं या V2 मान लेते हैं। अब किसको पार कर रही है, अब पुल को पार कर रही है। जब पुल को पार कर रही है तो अपनी जो ट्रेन की लंबाई है उसको भी ऐड किया जाएगा, प्लस पुल की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है 200 मीटर है, उसको भी ऐड किया जाएगा। अपन टोटल समय कितना लग रहा है, 12 सेकेंड का समय लग रहा है। यहाँ पे हमें अब दोनों चाल को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। क्यों दोनों चाल इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों चाल जो है वह रेल की ही तो चाल है, किसी अलग व्यक्ति की चाल तो आज नहीं जा रही है। यहाँ पे रेल की ही चाल है। तो रेल की जो दोनों चालें हैं वो आपस में जब हम लोग बराबर कर देंगे, यल प्लस 120/8, और इधर से जो हमारी यल की चाल आएगी यल प्लस 200/12। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3L प्लस 360, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 2L प्लस 400। अब यहाँ से हमें यल मिलेगा, देखिए इधर आ जाएगा ये यल हो जाएगा, और इधर ये 400 माइनस 360 जब हम लोग करेंगे तो यल की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 40। यानी ट्रेन की लंबाई हमारी क्या निकल गई, 40 निकल गई। बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे। बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए और हमारे साथ बने रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। आपको डेली बाय डेली हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट कराएंगे, इसके साथ साथ आपकी ट्रेड की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 3 गुना एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा कि एक त्रिभुज दिया गया जिसका आधार 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज से क्षेत्रफल से 3 गुना एक अन्य क्या हमारा त्रिभुज है। तो पहले हमें जो त्रिभुज पहला है उसका तो हमें क्या ज्ञात करने, हम क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम पहला जो त्रिभुज है उसकी हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पता है फार्मूला 1/2 गुणे आधार हमारा दिया गया है 30 गुणे ऊंचाई 25। जब इसको हल करेंगे हमारा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, और 15 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 375 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आपको पता ही होगा मल्टीप्लाई करना। चलिए आगे क्या बोल रहा है, एक एक स्टेप देखा जाता है
तब जाके सवाल का क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है। आगे बोल रहा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 3 गुना एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जो दूसरा त्रिभुज है हमारा, उसका जो क्षेत्रफल है क्या है, उसका क्षेत्रफल इसका 3 गुना है, यानी 375 गुणे 3 बराबर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1125 ये वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आया, जो अन्य त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आया। अब बोला जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा फार्मूला वही लगेगा 1/2 गुणे आधार। आधार हमें क्या पूछा है, बताया है, तो आधार हो जाएगा और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 45 है। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें पता हो गया है, वही मान यहाँ पे रख देंगे, 1/2 कर देंगे, गुणे आधार कर देंगे और गुणे 45 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हल कर देंगे, ये हमारा 2 चला जाएगा ऊपर, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आधार बराबर 1125 गुणे 2/45। यहाँ से आधार जो निकल कर आएगा आपका, जब इसको हल करेंगे आप लोग, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार प्लांट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है, ठीक है, यानी किसका, लंबाई और चौड़ाई का। तो माना लंबाई हमारी क्या हो जाएगी 3x और चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी 2x हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बोला यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है, चौड़ाई क्या है, लंबाई से 40 मीटर कम है, यानी लंबाई में से अगर हम चौड़ाई को क्या करते हैं माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा 40 आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 40, तो यहाँ से जो हमारी लंबाई निकल कर आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी 4 × 12 120 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी 4 दूनी 8 80 मीटर हो जाएगी। तो पूछा क्या है, परिमाप पूछा है हमें, तो परिमाप पूछा है, परिमाप का एक आपका फार्मूला होता है, परिमाप बराबर आयत का जो परिमाप निकालते हैं हम लोग, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 कर देंगे और गुणा करना है हमारा 2 गुणे लंबाई हमारी 120 है और चौड़ाई हमारी 80 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे, जोड़ देंगे इसको तो हमारा 200 हो जाएगा, और 200 को जब इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हमारा 400 हो जाएगा, यानी जो हमारा 400 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, इसका परिमाप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है लोहे की 27 सेंटीमीटर लंबी 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को क्या करता है, पिघला कर एक घन बनाया जाता है। दोनों पिंडों की संपूर्ण पृष्ठों का अंतर क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पृष्ठों है, तो लोहे की चादर है, तो यहाँ पे घनाभ की बात की जा रही है, घनाभ को घन बनाया जा रहा है, क्योंकि लोहे की चादर बोल रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या है, अलग अलग है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर सेम होती तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे घन होता है। तो जो घनाभ का जो आयतन होता है वो आपको पता होगा, उसको पिघलाकर घन बनाते हैं। आपको पता है अगर कोई घन से घनाभ बनाते हैं या बेलन से आते हैं, यानी आयतन में कभी परिवर्तन नहीं होता है, आयतन हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो अगर हम घनाभ से घन बना रहे हैं तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है a³ और घनाभ का आयतन क्या होगा, जो पिघलाकर हम लोग घन बना दिए, तो घनाभ का आयतन जो होता है L × B × H होता है, ये हमारा घनाभ का आयतन होता है। और हम जो लिखे हैं ये हमारा घन का आयतन है, ध्यान दीजिए। तो L × B × H यानी 27 × 8 × 1 कर दिए, ठीक। यहाँ से हमको a की वैल्यू पता करनी है, तो a की वैल्यू जब हम पता करनी है हमें यहाँ से, आपको पता है यह 3 का क्यूब है और यह 2 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, ठीक। क्यूब से क्यूब हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, a बराबर 3 दूनी 6, ये हमारा क्या निकल के आ गया, a का मान निकल के आ गया, एक भुजा का मान, एक भुजा का मान यानी घन की, ठीक, a का मान पता हो गया। अब कह रहा है कि दोनों पिंडों की संपूर्ण पृष्ठों का अंतर, अब दोनों पिंडों का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है हमें। अब संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए,
तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपको पता है फार्मूला, जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, यह हमारा किसका हो गया, यह हमारा घनाभ का हो गया -6A², ये हमारा घन का हो गया। तो यहाँ पे रख देंगे 2 × L का मान जो हमारा है 27, यही जो हमारा देखिए ये हमारा L है, ये हमारा B है, ये हमारा H है, ना घनाभ की बात की जा रही थी। 27 इंटू हमारा B का मान है 27 × 8 प्लस B का मान जो हमारा है 8 × 1 प्लस H का जो मान हमारा है 1 × 27। इसके बाद हमारा माइनस हो जाएगा 6A², 6 तो पहले से ही है, A का मान भी 6 आया है, 6 × 6 इंटू हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जो हमारा इसको हल करने के बाद जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो हमारा 286 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यहाँ से आपको घन का आयतन जो मिला A3, घनाभ का आयतन L × B × H, उसके बाद जो संपूर्ण पृष्ठ जो निकल कर आया ये हमारा घनाभ का यह संपूर्ण पृष्ठ निकल के आया है, और यह संपूर्ण पृष्ठ किसका था, घन का था। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको लगा दें। ये चारों फार्मूला आपको याद कर लेने होंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इससे कोई भी सवाल आपको दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। बोला किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा। अभी पीछे आपको बताया है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, फार्मूला 6A², और बराबर दे दिया है 150 सेंटीमीटर। कुछ करना नहीं है यहाँ से हमको क्या करना है, A² बराबर जो हमारा हो जाएगा 25, क्योंकि 6 नीचे चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का जो फार्मूला होता है अभी बताएं आपको, A³ होता है। A³ यानी 5 × 5 × 5, यानी क्या निकल के आ जाएगा हमारा 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा बीजगणित से सवाल है, क्या कह रहा है इसमें, बोला है 8A - B², 8A - B² बराबर हमारा दिया गया है 24। इसके बाद दिया गया अगला 8B + B² बराबर जो 56 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें इसका दो समीकरण दिए गए हैं, हमें A और B की वैल्यू पता करनी है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा कट जाएगा। हमारा यहाँ पे 8A + 8B बचेगा, और दूसरी साइड जो हमारा जोड़ने के बाद 80 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग 8 कॉमन ले लेते हैं तो A + B बराबर हमारा 80 आएगा, और यहाँ से A + B बराबर फ्रेंड्स हमारा 8 नीचे चला जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, दो समीकरणों को हल करके जोड़ सकते हैं। और दो समीकरणों को हल करने के लिए हमें किसी न किसी एक पक्ष का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग जोड़ घटा के उसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है साइन थीटा, ये देखिए थीटा है, और यहाँ पे भी ये थीटा है, और ये भी थीटा है। तो बोल रहा है साइन थीटा बराबर 24/25, यानी साइन थीटा बराबर 24/25 दिया गया है। तो आप लोगों को 24/25 दिया गया है साइन थीटा बराबर, यानी 24 किसका मान है, लंब का मान है, और 25 किसका मान है, कर्ण का मान है। 24 लंब हो गया, 25 हमारा कर्ण हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं तो हमें क्या पता है, यहाँ से देखिए अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो लंब पता है, लंब हमारा 24 हो गया, और कर्ण पता है, कर्ण हमारा क्या है, 25 है। यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर याद कर सकते हैं। आप लोगों को ये फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो हमारा हो जाएगा, कर्ण कितना दिया गया है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 25 का स्क्वायर इक्वल टू L का मान कितना दिया गया, 24 का स्क्वायर, उसके बाद आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो A का स्क्वायर जो बचेगा इधर, 25 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 49। ठीक है, क्या आएगा, 49। तो यहाँ से जो हमारा A का मान निकल कर आएगा वो हमारा 7 आएगा, यानी आधार 7 हो गया। अब हमें सब कुछ पता हो गया,
हमें पता क्या करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा पता करना है, तो कॉसेक थीटा पता करने के लिए आपको पता है लाल बटे कक्का का फार्मूला। देखिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, को आपको नॉर्मली चीज़ें ये सब पता होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको वो समय नहीं बचा है कि आपको पूरी विस्तृत तरीके से आपको बताया जाए। तो कॉसेक थीटा जो हमारा, देखिए हमारा साइन होता है, ये हमारा कास होता है, ये हमारा टेन होता है। सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक होता है। यानी कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, यानी हमारा जो इसका मान आ जाएगा ये हमारा 25/24 हो जाएगा, सेम टू सेम साइन का उल्टा हो जाएगा। और जो कॉट थीटा जो होता है हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार हमारा 7 दिया गया है और लंब दिया गया है 24। जब इसको आप लोग हल करेंगे तो ये हमारा 4/3 इसका आंसर निकल के आएगा। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं आज का। जो हमारा लास्ट सवाल दिया गया है यह क्या कह रहा है, हमें विवितकर पूछा है। देखिए विवितकर यानी एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, D बराबर B² - 4AC, यही विवितकर होता है। यहाँ से A का मान हमारा क्या दिया गया है, देखिए A का मान 4 दिया गया है, B का मान जो दिया गया है हमारा 3 दिया गया है और C का मान 1 दिया गया है। जो A का मान होता है वो x² का गुणांक होता है, जो B का मान होता है वो x का गुणांक होता है और जो C का मान होता है वह 1 होता है। B का मान रखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर रख देंगे -4 इंटू A का मान 4 रख देंगे इंटू C का मान 1 रख देंगे। तो यहाँ पे न हो जाएगा, -4 चौको 16 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा विवितकर जो D निकल कर आएगा, D बराबर वो हमारा -7 निकल कर आएगा। इस प्रकार हमारा विवितकर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आपके मैथ के सवाल हैं इसी लेवल के सवाल आएंगे और ऐसे ही आएंगे, और आपको डेली बाय डेली ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, इतने समय में आप लोग प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, किसी को कंसेप्ट आप नहीं समझने का समय बचा हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों को शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह आगे की तैयारी के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए